जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी डॉट्स पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले हम लोग टॉपिक की चर्चा करें, आप लोग हमको ये बताएं कि आप सब ठीक हैं। और पहले की वीडियो इसके पहले की वीडियो क्या आपने देखा है और नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो में, और आप लोग पहले का वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि भूगोल क्या है, कैसे किसे कहते हैं, भूगोल के प्रकार क्या है, जनक और भी सब वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि भूगोल के प्रमुख परिमंडल के बारे में। भूगोल के जो परिमंडल है, जैसा कि हम लोग को पता है कि ग्रह 8 हैं, पहले 9 था लेकिन अभी 8 है। 8 ग्रह में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे मानव निवास करता है। मानव, सिर्फ मानव ही नहीं, मतलब कि जीव निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे संपूर्ण मानव जाति निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं। यहाँ पे जो मानव के लिए आवश्यक है, भूमि, वायु, जल, तो ये सब उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे मानव निवास करते हैं। तो आज इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि भूगोल में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है। ये कक्षा 6 की है, सामाजिक विज्ञान भूगोल की। आप लोग बुक में भी जाके देख सकते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया कि इसको समझाएं, तो इसलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि भूमंडल, पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वैसे उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो तीनों को मिला के जो बनता है जीवमंडल, इसलिए कहीं कहीं पे 4 भाग मिलते हैं। तो पहला है भूमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल, और जहाँ ये तीनों स्थित रहते हैं उसको बोलते हैं जीवमंडल। जैसे कि ये देखिए, ये स्थल मंडल, ये वायुमंडल और ये जलमंडल, और ये तीनों एक स्थान पे हैं, इसलिए ये जीवमंडल हो गया। जीवमंडल इसलिए है क्योंकि केवल अगर हम लोग चाहें तो स्थल पे नहीं रह सकते हैं, केवल चाहे तो वायु पे नहीं रह सकते हैं, केवल चाहे तो जल में नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, मानव जीवन जीने के लिए, या फिर कोई भी जीव जंतु के लिए तीनों चीज़ों की होने आवश्यक है, इसलिए ये कहलाता है जयमंडल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो एस कमेंट करें, और नो तो कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छे डिटेल से आप लोगों को समझा सके। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। यानी कि जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी का वो ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं। अगर हम बात करें कि स्थल मंडल में हम लोग रहते हैं, तो क्या हम लोग पहाड़ में रह सकते हैं? नहीं। केवल पहाड़ में क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इस जगह पे क्या हम लोग रह सकते हैं? नहीं। रेगिस्तानी भाग में रह सकते हैं? नहीं। अगर जल है, जल के बीच में जो टापू बना हुआ रहता है, जैसे कि पूरा समुद्र के बीच में कुछ जगह स्थल रहता है, तो क्या वहाँ पे रह सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहाँ हम लोग के लिए स्थल मिल जाएगा, वायु मिल जाएगा, लेकिन जल नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहाँ हम लोग नहीं रह सकते। पहाड़ में आपको धीरे धीरे
वायु की जो कमी वायु की जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जाता है, इसलिए वहाँ पे भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि वायुमंडल गैसों की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। जो हमारी पृथ्वी है उसको चारों ओर से कौन क्या घेरता है? गैसों की परत घेरता है। हम आपको एक सेकंड, जो ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, ये सब भाग क्या है? स्थल है। ये सब जो नीला नीला दिख रहा है वो जल है। और ये पृथ्वी को चारों ओर से क्या घेरती है? गैसों की परत हम घेरती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडल। आगे की क्लास में हम वायुमंडल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि वायुमंडल क्या है। उसके बाद है जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में क्या पाया जाता है? जल। जैसा कि हम लोग को पता है कि पृथ्वी के 71% भाग में क्या है? जल है। पृथ्वी के 71% में भाग में क्या है? जल है। और बाकी 29%, बाकी जो 29% है उसमें क्या है? स्थल है। अब जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, यानी कि एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल, वायु तीनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जीवमंडल। इसको जयमंडल भी बोला जाता है। और स्थल मंडल को हम लोग स्थल मंडल को भूमंडल भी कहते हैं। स्थल मंडल को भूमंडल भी बोला जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि भूमंडल और जो स्थल मंडल है उसमें क्या है। जो भूमंडल है या स्थल मंडल दोनों एक ही चीज़ है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से दो चीज़ों को पढ़ना है। एक तो है कि महासागरीय, एक सेकेंड, पेन मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक है महासागरीय बेसिन और दूसरा है महाद्वीप। यानी कि जो हम उन लोग को स्थल मंडल है, स्थल मंडल या भूमंडल, उसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। जैसे कि हम लोग को पता है कि महाद्वीप कितना है, तो महाद्वीप 7 है, महासागर 5 है, 4। मेन दर्जा 4 को दिया गया है, लेकिन 5 है। तो महाद्वीप 7 है, ये बात पता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को अगर भूमंडल पढ़ना है तो महासागर क्यों पढ़ना है। तो महासागर इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो महाद्वीप, जो स्थल है, जो भूमि है, वो सिर्फ केवल महाद्वीप में नहीं है बल्कि महासागर में भी स्थित है। जैसे कि पानी है, आप लोग तालाब गए होंगे, नदी गए होंगे, तो जो पानी ऊपर में बह रहा है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं हम लोग को, जो ये पानी बह रहा है तो इसके नीचे कहीं ना कहीं जमीन तो है, स्थल तो है।
कि नहीं है? है। समुद्र है तो कहीं ना कहीं उसके नीचे भी स्थल है, तो वैसे तो वो जलमंडल कहलाता है, लेकिन उसको हम लोग स्थल में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे स्थल है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन। तो महाद्वीप कितना है? महाद्वीप है 7 और महासागरीय बेसिन 8। एक हम आप लोग को एक कुछ नया चीज़ बताते हैं। जैसे कि जो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ये बात आप लोग को पता है। माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और जो दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, गर्त मतलब कि गर्त जो सागरों के द्वारा, महासागरों में जो भूमि घिस जाती है, जिससे इस आकार के निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। और विश्व की सबसे गहरी गर्त क्या है? तो वो है प्रशांत महासागर में। तैरकों ने डुबकी लगा के ये पाया है कि प्रशांत महासागर पे एक गर्त है जो सबसे गहरी गर्त है। तो वो कितने है इस जगह पे? इसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है वो है 11,022 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि कितनी है? 8,848 मीटर। और दुनिया की सबसे गहरी गर्त यानी कि खाई जो है वो कितनी है? 11,022 मीटर। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी इसको अगर हम लोग चाहें तो इसमें डुबा सकते हैं और ये डूब भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं महाद्वीप के बारे में। ये 2 रोचक बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि महाद्वीप। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप टोटल कितने हैं? टोटल महाद्वीप है 7। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये 7 महाद्वीप हो गए। अब हम लोग को ये याद कैसे रहेगा कि कौन सा महाद्वीप अब हम लोग को ये याद कैसे रहेगा कि कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा बड़ा है? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो कहाँ थे हम लोग कि टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। तो आज हम लोग जो एशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो 1/3 जो भाग है, अगर हम लोग 3 भागों में पूरी दुनिया को बांटते हैं तो 1/3 भाग क्या है? पूरा एशिया कवर करता है। इसके साथ साथ इसमें कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। जो कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है, वो इस महाद्वीप से गुजरती है। एक सेकंड में आप लोगों को कर्क रेखा दिखा देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। सब मैप होगा। हाँ, ये वाला।
एक सेकेंड, मैं विश्व का मानचित्र दिखा रही हूँ। सॉरी, नहीं आ पा रहा है, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं। एशिया जो है बीचों बीच क्या है? इस जगह से बीचों बीच से क्या गुजरता है? ये गुजरता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद इस जगह से गुजरता है जो भारत को काटते हुए बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा और 23.5 डिग्री, और ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से काटते हुए गुजरता है मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो ये हो गया जो कि कर्क रेखा जो हमारी है वो बीचों बीच से गुजरती है। अगर आप लोग अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में दिया हुआ है कर्क रेखा, मकर रेखा। तो जो एशिया है उसमें एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। उसके बाद है कि ये पश्चिम यूराल पर्वत है। इसके जो पश्चिम में है इस भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और जिसको हम लोग संयुक्त में यूरेशिया बोलते हैं। अगर ये पर्वत नहीं रहता और इस वाले भाग पे जो देश बसा हुआ है उसको हम लोग यूरेशियन देश बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है यूरोप। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। ये जो एशिया है इससे बहुत ही छोटा ये जगह है जिसको नाम है यूरोप। ये वाला ये बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, और जो ये महाद्वीप है ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, और आर्कटिक वृत्त से गुजरती है। यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, और जो ये भाग है ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से। और पूरब में कौन सा है? एशिया। और बीच में यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। तीसरा है अफ्रीका। जो अफ्रीका है ये एशिया के बाद दूसरे स्थान पे आता है। ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है। अफ्रीका दूसरे स्थान पे आता है। इसके साथ साथ 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जो ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाला है, यहीं से ही होकर बीचों बीच से गुजरता है। अफ्रीका ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ज़्यादातर भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं जो है वो गुजरती है, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो और विषुवत रेखा हो। तीनों रेखाएं एक साथ इसमें गुजरती है। इसके बाद है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो इस वाले भाग पे है वो भी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये भी तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। तीनों ओर से ये भी किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद है कि उत्तरी अमेरिका जो विश्व का तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, और ये जो विश्व का तीसरा है ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो बीच में जो एक नहर जोड़ती है जिसको बोला जाता है पनामा नहर।
जल संधि, पनामा जल संधि जो कि इसको जोड़ती है दक्षिणी अमेरिका को। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी तरह से उत्तर में है और इसके साथ साथ पश्चिम में भी स्थित है। ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये पूरी तरह से किस वाले भाग पे स्थित है, तो उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। ये भी तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है, चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। ये अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में इसके स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, तो पूरब और पश्चिम में 2 महासागर स्थित है, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसके साथ साथ चित्र में हम लोग देखते हैं, और इसमें एक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि एंडीज पर्वत है। वो कहाँ पे स्थित है, वो यहीं पे स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो यहीं पे स्थित है। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये विश्व का सबसे छोटा है। ये जो दुनिया का सबसे छोटा, जो 7वें नंबर पे आता है, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा है। इसको ओसेनिया बोला जाता है। मुख्य रूप से इसको क्या बोला जाता है, ओसेनिया। अभी सारे बुकों में यही बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये रियल में है ओसेनिया। क्यों? क्योंकि इसमें 4 खंडों से मिलकर बना है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी 2 है। आगे की क्लास में हम समझा देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए इसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये है क्या, ओसेनिया। एक और महाद्वीप था जो कि डूब चुका है, इस जगह पे था, जिसका नाम है जिलांडिया, जो कि अब डूब चुका है। और सबसे छोटा है। इसके साथ साथ ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और आगे आता है अर्कटिक। इसमें मानव जीवन नहीं के बराबर पाया जाता है, क्योंकि ये बर्फों से घिरा हुआ है। ये किस से घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है। और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें ना तो कर्क रेखा गुजरता है, ना मकर रेखा गुजरता है, कोई भी रेखा इसमें नहीं गुजरता है। और इसमें कोई भी मानव नहीं रहता है। और ये पूरी तरह से क्या है, बर्फ से घिरा हुआ है। सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका। अफ्रीका को काला महाद्वीप भी बोला जाता है। मानव का पहला निवास अफ्रीका में, सभ्यता एशिया में। तो ये सब बोला जाता है। अगर हम लोग ये चित्र को देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ हम लोग एक छोटा सा तथ्य को पढ़ते हैं। अच्छा, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये छोटे से तथ्य को हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग ये बताएं कि दुनिया का, भारत की सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, और कब। ये आप लोग का रहेगा होमवर्क। और इसके बाद
नहीं समझ में आया तो हम कल इसको और भी अच्छे से डिस्कस कर देंगे। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।